नमस्कार साथियों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया गया है और इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अपने अपने दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही एक शक्ति प्रयोग हाल ही में न्यायपालिका के द्वारा किया गया, जिसमें उसने अपने न्याय करने के अधिकार का प्रयोग किया और एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया देश में आरक्षण के मामले में। तो हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा, हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो एक संविधान पीठ है, उसके द्वारा एससी और एसटी में जो आरक्षण है उसके अंतर्गत उपवर्गीकरण को लेकर के दिए गए फैसले पर। चलिए इसके सभी पहलुओं को समझते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस निर्णय को देने की क्या आवश्यकता पड़ी, वर्तमान में इससे जुड़े क्या क्या प्रावधान है, इससे जुड़े कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है जिनको हमें ध्यान में रखना है आगामी परीक्षाओं को लेकर के, और राजनीतिक स्तर पर इस फैसले का क्या क्या प्रभाव होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवालों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे इस मुद्दे को। पहला सवाल जो हमारा निकल करके आता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन पर क्या फैसला सुनाया है। इस फैसले को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, एक संवैधानिक पीठ है जिसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता की जा रही थी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। इस जो पीठ है उसने 6:1, मतलब जहां पर 6 हमारे जज इसके पक्ष में थे, वहीं पर एक ने विरोध करते हुए बहुमत के आधार पर फैसला दिया है कि हमारे देश में जो राज्यों द्वारा एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है, मतलब सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो राज्य में पहले से ही सभी राज्यों में अनुसूचित जातियां और जनजातियां बटी हुई हैं और उनका रिजर्वेशन निर्धारित किया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर राजस्थान जैसे राज्य में अगर एससी को वर्तमान समय में 18% अगर आरक्षण है, तो ऐसी परिस्थिति में उस 18% आरक्षण में से कुछ आरक्षण को डिवाइड करते हुए अलग अलग एससी की जातियों को निर्धारित किया जा सकता है कि इस जाति के लिए इतना, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना आरक्षण इसमें से होने वाला है। एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से आरक्षण दिया गया है ताकि क्या हो सके, उद्देश्य यह है कि अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा प्रदान करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में एससी कोटे या एसटी कोटे में भी कुछ विशिष्ट जातियां ही जो है वो आरक्षण का लाभ उठा पा रही हैं और कई जातियां आरक्षण से वंचित रह जाती हैं। और इस प्रकार से जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो लक्ष्य हमारे संविधान का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में और भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है, जिसमें से जो अगला बिंदु है वो ये है कि इस तरह का जो भेदभाव है वो एक तर्क संगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तर्क संगत सिद्धांत का मतलब है कि अगर कोई भी वर्गीकरण इस तरह का किया जाए तो इसके पीछे पुख्ता तथ्य होने चाहिए और इसके साथ साथ ये उपवर्गीकरण के उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य है वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाना, तो यहां पर इस तरह का वर्गीकरण निश्चित रूप से वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला होना चाहिए। इसी के साथ बहुमत वाले 4 जजों ने यह भी कहा है कि एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसमें क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है उसको भी लागू किया जा सकता है। मतलब इस पूरे के पूरे वर्ग में, अर्थात अगर हम अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति में जिन लोगों को एक निश्चित आय वर्ग से ऊपर का माना जाता है या जो हैं उनको इस आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जा सकता है। तो जहां पर एक और उपवर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो सामाजिक न्याय की तरफ हमें आगे बढ़ाता है, वहीं पर क्रीमी लेयर का जो ये सिद्धांत है ये आर्थिक न्याय की प्राप्ति में मदद करने वाला हो सकता है। यहां पर 2 शर्तें भी उन्होंने बताई है कि जब भी इसे लागू किया जाए राज्यों के द्वारा तो वो 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला तो ये कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी एक जाति को
100% कोटा ना दिया जाए। मतलब ये ना हो जाए कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी एक जाति विशेष को ही पूरा का पूरा कोटा निर्धारित कर दिया जाए। दूसरा, यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का जब कोटा तय किया जाए तो उनकी हिस्सेदारी को भी देखा जाए कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है। इस तरह से इसने जातिगत जनगणना की मांग के भी दरवाजे खोल दिए हैं, जिसको लेकर के काफी बड़ी मात्रा में राजनीतिक दलों द्वारा मांग पिछले समय से की जा रही है। तो ये है हमारा वो फैसला। अब देखते हैं कि कौन कौन थे जिन्होंने इस बेंच में अपना फैसला सुनाया है और क्या मुद्दा था। तो दोस्तों, पीठ में हमारे मुख्य न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ है, उनके अलावा जस्टिस बी.आर. गवई, विक्रमनाथ, बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा सम्मिलित थे। ठीक है, इन्होंने कुल मिलाकर के 23 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और अपना फैसला दिया। दरअसल मुख्य याचिका थी पंजाब सरकार की। हम देखेंगे पंजाब सरकार जो है उसका क्या मुद्दा था, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मुख्य याचिका पंजाब सरकार की थी। ठीक है, और इसके अलावा और 22 अन्य याचिकाएं थी। ठीक है, और इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो ये जो वाद चल रहा था, ये दरअसल पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में था, और वहां पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। ऐसी ही अन्य बहुत सी याचिकाएं अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से भी दी गई थी। सभी में एक जैसा मुद्दा होने की वजह से उन्हें सम्मिलित करके और इसको एक मुद्दा बना करके संवैधानिक पीठ को दे दिया गया था, और इस संवैधानिक पीठ को इसमें फैसला देना था। मुद्दा क्या था, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। उससे पहले फैसले के अंदर किस किस न्यायाधीश ने क्या क्या कहा, उस पर भी आप बात कर लीजिए। 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न आता है कि क्या एससी कोटे में कोटा देना संवैधानिक है। तो पहले तो उसकी संवैधानिकता की जांच की गई कि क्या हम वाकई में एक कोटे के अंदर फिर से कोटा दे सकते हैं। इसकी जांच करते हुए लगभग हर एक न्यायाधीश, केवल और केवल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को छोड़कर बाकी सभी न्यायाधीश इससे सहमत रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न था कि क्या एससी कोटे में भी क्रीमी लेयर का फार्मूला लाया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न पर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 4 जजों ने इससे सहमति जताई है, जबकि 2 जजों ने कोई जिक्र नहीं किया और 1 जज असहमत रहे हैं। वहीं पर एक और प्रश्न जो उठा वो था कि क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एससी कोटे का लाभ लेते हुए अधिकारी बन गया है, तो क्या फिर उसके परिवार को भी उसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर भी किसी ने भी इस बारे में जिक्र नहीं किया, केवल जस्टिस पंकज मित्तल इस मुद्दे पर सहमत थे कि हाँ, एक ही बार जो है इस तरह का लाभ दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न जो हमारा उठ करके खड़ा होता है वो है यह है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय क्यों है। ऐतिहासिक निर्णय मतलब जिसने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है, जो एक माइलस्टोन के रूप में सामने आया है और जिसकी वजह से क्रांतिकारी बदलाव हमको आने वाले समय में इस फील्ड में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने, शीर्ष न्यायालय ने जो है ईवी चिन्नैया, आंध्र प्रदेश में एक मामला आया था, ईवी चिन्नैया मामला जिसको कहते हैं ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। तो 2004 में इस मुद्दे में एक फैसला दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, शीर्ष न्यायालय के द्वारा। तो शीर्ष न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों के पीठ के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यह माना गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समरूप समूह है और इसीलिए राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमजोर जातियों के लिए कोटा नहीं दे सकता। मतलब ये जातियों को बराबर माना गया है, जितनी भी जातियां अनुसूचित जाति में सम्मिलित है उन सभी को बराबर मानते हुए बराबर मात्रा में उनको आरक्षण दिया गया था। तो ये 5 जजों का एक फैसला हुआ था, हमारा 5 न्यायाधीशों की पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, ईवी चनिया मामले के अंतर्गत ये फैसला दिया गया था। ठीक है, अब एक जो फैसला, जो पंजाब वाला फैसला था वो क्या था, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो 2006 में पंजाब सरकार के द्वारा आरक्षण निर्धारित करते हुए 25% का आरक्षण एससी कोटे में रिजर्वेशन के रूप में दिया गया था। ठीक है, और यह कहा गया था कि इस कोटे का
50% आरक्षण दो समुदायों, जिसमें से एक समुदाय का नाम था वाल्मीकि समुदाय, ठीक है, और दूसरा समुदाय है मजहबी समुदाय, अर्थात एससी कोटे के 25% आरक्षण का आधा इन दो समुदायों के लिए ही रिजर्व रखा जाएगा। इनका जो कानून था उसकी धारा 4-5 के अंतर्गत ये बात कही गई थी। बाद में इसको चुनौती दी गई, ठीक है, और इसको चुनौती 2010 में जब दी गई तो फिर पंजाब उच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। वहीं से फिर पंजाब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गई, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। तो चिन्नैया मामले को भी हम देख लेते हैं। चिन्नैया मामले में क्या कहा गया था? चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियों का कोई भी उपवर्गीकरण अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है और विधि के समक्ष सभी लोगों की समता की बात करता है। हालांकि अभी हाल ही में युक्ति युक्त वर्गीकरण से जुड़ा एक प्रश्न आपके आरएस की मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है, जो इसी अनुच्छेद 14 से संबंधित था। तो इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। 2004 के फैसले में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची से अनुसूचित जातियों को केवल संसद ही बाहर कर सकती है, न कि राज्य विधानसभाएं। पंजाब सरकार ने 2011 में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि शीर्ष अदालत का जो 2004 का फैसला है वो उस पर लागू नहीं होता है। आर्टिकल 341 क्या है? देखिए, एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो इनसे जुड़े हुए बहुत से प्रावधान हमारे संविधान में है। इनमें से ही एक प्रावधान जो है वो क्या है? वो है कि एससी और एसटी जो है उसको एक तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है समानता के अधिकार में उनको, जो कि वो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उस आधार पर उनसे भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है कि इन वर्गों को जो है नौकरियों में सरकार आरक्षण दे सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 में उनके लिए शैक्षिक संस्थानों में भी आरक्षण की बात कही गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं अनुच्छेद 330 और 332। इन दोनों ही अनुच्छेदों के अंतर्गत ये कहा गया है, जहां अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत जो हमारी विधानसभाएं हैं उनमें, मतलब हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके अंतर्गत उनको रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 330 में हम देख सकते हैं कि 330 में हमारी जो संसद है, संसद के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन एससी और एसटी को दिया गया है। इसी तरह से दो और अनुच्छेद हमारे आते हैं, अनुच्छेद 341 और 342। ये दोनों अनुच्छेद क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 341 कहता है कि देश में राज्यों के अंतर्गत जो भी अनुसूचित जातियां हैं उनको शामिल करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है और वो ये कार्य उस राज्य के गवर्नर और सरकार की सलाह के आधार पर करता है। ठीक है, तो गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वो किन किन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करेगा, राष्ट्रपति को। इसी तरह से 342 में अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है कि वे किन किन जातियों को इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये अदालत के फैसले को चुनौती दे दी गई। पंजाब सरकार की जो दलील है उस पर याचिका पर निर्णय करते हुए जो हमारे न्यायमूर्ति थे अरुण मिश्रा, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 27 अगस्त 2020 को चिन्नैया मामले में दिए हुआ जो फैसला था 2004 का, उस फैसले से असहमति जता दी और कहा कि इसको हम एक नई बड़ी पीठ को भेजना चाहते हैं और 7 सदस्यों की पीठ को इन्होंने आधिकारिक रूप से भेज दिया। उसी पर फैसला वर्तमान में आया है। अब अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि क्या भाई ऐसा होने से अब एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर आ जाएगी, जैसे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद में ओबीसी में आई थी। तो 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर के फैसले को लागू किया गया था और यह कहा गया था कि एक आय से अधिक आय वाले जितने भी परिवार हैं उनको ओबीसी का कोटा का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से वो ओबीसी की जातियां
आरक्षण से वंचित होती गई, जातियां नहीं, परिवार वंचित होते गए। यहां पर जातिगत आधार पर क्रीमी लेयर कभी भी जातिगत आधार पर आपको वंचित नहीं करती, बल्कि पारिवारिक आधार पर यदि कोई व्यक्ति आर्थिक स्तर पर एक लेवल से ऊपर हो चुका है तो फिर उसको आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। उसी तर्ज पर एससी कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दे दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब एससी कैटेगरी में भी चाहे तो क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू किया जा सकता है। चूंकि क्रीमी लेयर का फॉर्मूला आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है, तो ऐसे में नौकरियों के मामले में जो है आरक्षण से वंचित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें संसद और विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण की, तो उससे लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्थिक उन्नति में अगर किसी ने आर्थिक उन्नति प्राप्त कर ली है तो उसको यहां पर क्रीमी लेयर से वंचित किया जा सकता है, एसटी में होते हुए भी, लेकिन उनका ये वाला जो आरक्षण है वो बना रहेगा। इसी तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन को लेकर के आरक्षण दिया हुआ है, उसको लेकर भी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम ये भी अभी सोच सकते हैं कि केवल और केवल मात्र नौकरियों में आरक्षण पे वर्तमान में इसमें फर्क पड़ेगा और कुछ विशेष अनुसूचित जातियों को जो है यहां पर इसका लाभ मिलेगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या अनुसूचित जनजातियां भी शामिल होंगी। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 341 में जहां अनुसूचित जातियों को, वहीं 342 में अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब इन दोनों ही विषयों पर संसद को कानून बनाने और राष्ट्रपति को आदेश जारी करने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में चिनिया फैसला में मान्यता दे दी थी कि भैया इस पर अधिकार राष्ट्रपति का है, संसद का है, ठीक है। उस समय इसके बारे में यह बात कह दी गई थी। अब अगर बात करें तो चूंकि जो 7 जजों की पीठ है उसने राज्यों को जातियों के वर्गीकरण का अधिकार दिया है, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों का भी जिक्र किया है, उसमें यह भी कहा है कि ये दोनों ही वर्गों में किया जा सकता है, एससी में भी किया जा सकता है और एसटी में भी किया जा सकता है। लेकिन बंटवारे को लेकर चूंकि ज्यादा विवाद नहीं है, तो ऐसे में केवल एससी कैटेगरी जो है उसी को लेकर के मुद्दा सामने आएगा। हालांकि राज्य अगर चाहें तो वो हो सकता है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए भी इस तरह का कोई प्रावधान लागू कर दें, लेकिन ये सब राजनीतिक समीकरणों को देख करके ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या राजनीतिक असर हो सकते हैं? तो देखो दोस्तों, राजनीतिक असर तो होने ही है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिन जातियों को वर्तमान में आरक्षण का लाभ एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में मिल रहा है, वे ही जातियां ज्यादा सशक्त हैं और राजनीतिक रूप से प्रभावी भी हैं। अर्थात वर्तमान समय में अधिकतर जो हमारी दल हैं उनके द्वारा इन्हीं वर्गों को साधने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उनमें राजनीतिक जागरूकता है। अब यहां से क्या होगा कि जैसे ही किसी राज्य द्वारा निचले वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, तो संबंधित वर्ग, संबंधित जातियां जिनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो जातियां क्या करेंगी, वे जातियां संबंधित दल को अपना समर्थन प्रदान करेंगी। इस तरह से राज्यों के अंतर्गत आरक्षण देने वाला दल जो है उन संबंधित जातियों के वोट बैंक का लाभ उठा सकता है। और इसकी वजह से अभी तक जो राजनीतिक दल जातिगत आधार पर लाभ प्राप्त कर रहे थे या जो दलगत राजनीति कर रहे थे, दलितों की राजनीति कर रहे थे, उन दलों को नुकसान होने की आशंका यहां से हम देख सकते हैं। क्योंकि हर एक राज्य अब यह प्रयास करेगा कि वो निचले वर्ग में स्थित जो एससी और एसटी के समूह हैं उनको साधे, और इसके लिए फिर उसको यह आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर यह बहुत कुछ उस क्षेत्र में उन जातियों की जनसंख्या और उनके वोट बैंक के रूप में महत्व को भी देखते हुए किया जाएगा। अगला प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर किन राज्यों में सबसे ज्यादा होगा। तो सीधी सीधी बात है कि जिन राज्यों में जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उन्हीं राज्यों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि फैसले का देश के 17 प्रदेशों में असर देखने को मिलेगा, जहां एससी की आबादी 15% से ज्यादा है। अगर हम देखें तो केंद्र स्तर पर वर्तमान में 7.5% तो एसटी को और
15% एससी को आरक्षण दिया गया है, क्योंकि इनकी जनसंख्या 8% और 16% के करीब है। वहीं पर राजस्थान जैसे राज्यों में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर एससी की जनसंख्या और एसटी की जनसंख्या अगर देखें तो एसटी की जनसंख्या जहां 13.5% है, वहीं पर एससी की जनसंख्या लगभग 18% है। वहीं पर रिजर्वेशन की बात करें तो एसटी को हमारे यहाँ पर 12% के करीब और एससी को लगभग 16% के करीब आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है अब हमारे यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था देखने को मिले। पंजाब जैसे राज्य जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है एससी जनसंख्या रहती है, तो वहां पर जहां 25% तक एससी जनसंख्या रहती है, वहां पर भी इस राजनीति का लाभ उठाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोटरों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत वहां मिलेगा। राजस्थान में अगर हम देखें एससी जनसंख्या को, तो पश्चिमी राजस्थान में जहां पर अधिकतर मेघवाल जनजाति का प्रभुत्व ज्यादा देखने को मिलता है, बाड़मेर, जोधपुर और बाकी जिलों में, वहीं पर पूर्वी राजस्थान में हमें बैरवा और जाटव जो जनजातियां हैं उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी छोटी बहुत सी जनजातियां हैं जो इनमें सम्मिलित है। वहीं पर अगर एसटी की बात करें तो दक्षिण राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में एसटी में अलग अलग वर्गों का प्रभुत्व है, और जैसे दक्षिण में भील हैं, पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति है, तो इनको लेकर के भी अब हलचल तेज होने वाली है। तो दोस्तों ये है वो फैसला जिस पर हमने चर्चा की है, जिस पर हमने बात की है, और आने वाले समय में अब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से राज्यों द्वारा इस तरह के उपवर्गीकरण को अमली जामा पहनाया जाना शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल ने कुछ भी नहीं कहा है। सभी राजनीतिक दल इससे होने वाले लाभ और नुकसान का जोड़ तोड़ कर रहे हैं, और जब उनको ये फाइनली पता चल जाएगा कि उनसे उनको कितना लाभ होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो इसको जो है लागू करने के प्रयास करेंगे आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए। तो यह था एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु राजनीति से जुड़ा जिस पर हमने चर्चा की। परीक्षा में भी इससे आपको काफी मदद मिलेगी, तो आप इसे बेहतर तरीके से रिवीजन कर लें। फिर से मिलते हैं किसी एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।